भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कई सालों बाद हमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के 3 नए कानून सरकार ने लागू किए हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश कालीन कानूनों को रिप्लेस करना है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों कानूनों का समग्र विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए 3 कानून सरकार की ओर से पेश किए गए हैं, इन कानूनों की वजह से हमें क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार खबर को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जानेंगे। इसके बाद तीनों कानूनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता को समझेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को समझेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर बात करेंगे। इसके बाद इन तीनों कानूनों की आलोचना किस आधार पर हो रही है उसको भी समझेंगे और फिर अंत में एक सवाल भी होगा। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, सरकारी नीति और हस्तक्षेप और बहुत सारे खंड हैं जहां से पूरा टॉपिक आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले एक बार खबर को समझा जाए कि खबर क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में 1 जुलाई 2024 यानी कि आज के दिन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। क्या बदलाव हैं? तो 3 नए आपराधिक कानून आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पर मिलेगा आपको भारतीय न्याय संहिता, इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और फिर तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इन तीनों कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य है कि हमारे जो पुराने 3 कानून हैं, पहला है हमारा भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, दूसरा है CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता और फिर आपको मिलेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों कानूनों को रिप्लेस किया जाए। तीनों कानून क्या है? औपनिवेशिक युग के कानून है, जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था वहां के कानून है, ब्रिटिश सरकार की ओर से लागू किए गए थे। तो अब नए जो 3 कानून आए हैं, इनका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि इन औपनिवेशिक कानूनों को रिप्लेस किया जाए और भारत की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कानून लागू किए जाएं। क्योंकि जो पुराने कानून थे, पुराने कानून भारत की वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 में हमारी संसद ने 3 नए कानून जो है पारित किए थे। अब ये जो नए कानून हैं, ये नए कानून भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, भारतीयों के लिए बनाए गए हैं और गृह मंत्री के शब्दों में कहें तो ये जो 3 कानून हैं, इन कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य दंडात्मक कार्यवाही को प्राथमिकता देना नहीं है, बल्कि इन 3 कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य है कि हमारे देश में न्याय प्रदान किया जा सके। जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो हाशिए पर समुदाय मौजूद है, उसको न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन हुआ इन 3 कानूनों का। अब एक एक करके इनमें क्या प्रावधान है, क्या नए पॉइंट्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BNS भी कह सकते हैं आप। तो भारतीय न्याय संहिता जो है वो बेसिकली आपका 163 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड को जो है प्रतिस्थापित करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। अब इसके जो महत्वपूर्ण बातों पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें बेसिकली आपका जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें बड़े बदलाव करने की कोशिश यहां पर की गई है। आप IPC की बात करें, 163 साल पुराना कानून है जिसमें आपको 511 धाराएं, 511 सेक्शंस देखने को मिलते थे। लेकिन जब आप बात करते हैं BNS की यानी कि भारतीय न्याय संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता में आपको 358 धाराएं देखने को मिलेंगी। अब भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए कानूनी अपराध जो है पेश किए गए हैं। तो कुछ नए अपराध यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तकरीबन 21 नए अपराध यहां पर शामिल किए गए हैं। कुछ विशेष चीजों की अगर आप बात करें, जो नई चीजें यहां पर आई हैं, तो जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर निकल करके आई है वो ये है कि अगर आप विवाह का झूठा वादा करके या फिर कपटपूर्ण तरीके से, डिसीटफुल तरीके से किसी भी महिला के साथ यौनपूर्ण संबंध बनाते हैं, अगर आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है और आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो यहां पर एक रीजन तो है विवाह का झूठा वादा करना, बाकी कपटपूर्ण तरीका। अब कपटपूर्ण तरीका क्या है, डिसीटफुल वे क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आप जो है रोजगार या फिर पदोन्नति का झूठा वादा करते हैं, या फिर आप जो है प्रलोभन देते हैं, या फिर अपनी पहचान छिपा करके शादी करते हैं, तो भी इसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, आपको 10 साल तक की सजा यहां पर हो सकती है। इसके अलावा पहली बार भारतीय कानूनों में नस्ल
जाति या फिर समुदाय के आधार पर अगर हत्या की जाती है तो उसको एक अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। यहां पर आप सीधे तौर पर जो है मोब लिंचिंग का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय कानूनों में पहली बार मोब लिंचिंग को लेकर के प्रमुख तौर पर कोई नियम देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में सरकार को आदेश दिया था कि सरकार को जल्द से जल्द मोब लिंचिंग को जो है संबोधित करने के लिए कुछ नए प्रावधान लाने की जरूरत है, कुछ नए कानून बनाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो डिसीजन था उसको इंप्लीमेंट करते हुए अब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में मोब लिंचिंग को संबोधित करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए हैं और नए प्रावधान जो है शामिल किए गए। और ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पिछले कुछ सालों में खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में मोब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, खासतौर पर धर्म के आधार पर मोब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी, जहां पर लोग अपने हाथों में कानून लेने की कोशिश करते हैं, लोग भीड़ जो है वो खुद सजा देने की कोशिश करती है। तो इसको संबोधित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको लेकर के सरकार अब नया कानून लेकर के आई है। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान है उनकी बात करें तो यहाँ पर संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे जो अपराध हैं उनको इस सामान्य कानून के दायरे में शामिल किया गया है। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भारत में टेररिज्म का अपराध था, जो टेररिज्म का जो पूरा क्राइम था, वो सामान्य कानूनों में नहीं आता था, वो आईपीसी में नहीं आता था, वो आईपीसी के दायरे में नहीं आता था। वो कहां आता था? वो विशेष कानूनों के दायरे में आता था, जैसे कि आपका यूएपीए हो गया। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये जो यूएपीए है, पहले टेररिज्म को इस यूएपीए कानून या फिर दूसरे कानूनों के जरिए डील किया जाता था। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, संगठित अपराध होता था, उसको बेसिकली राज्य विशेष के मामले, राज्य विशेष के जो कानून थे, जैसे महाराष्ट्र में एक कानून है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के, यूपी में कानून है गुंडागर्दी को लेकर के, तो इन कानूनों के जरिए पहले जो है इन अपराधों को डील किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने संगठित अपराध और टेररिज्म के अपराध को बेसिकली सामान्य कानून के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा यहां पर अगर आप पढ़ेंगे जो नया कानून है उसकी धारा 111 सब क्लॉज 1 में पढ़ेंगे तो वहां पर संगठित अपराध को लेकर के सजा का प्रावधान जो है किया गया है। अब संगठित अपराध में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो संगठित अपराध में आप अपहरण को शामिल कर सकते हैं, डकैती को शामिल कर सकते हैं, वाहन चोरी को शामिल कर सकते हैं, जबरन वसूली को शामिल कर सकते हैं, अनुबंध हत्या यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को शामिल कर सकते हैं, आर्थिक अपराध को शामिल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को सरकार ने अब अपनी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के खंड 304(1) में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्पेशल प्रोविजन आपको और मिलेगा और वो स्नैचिंग को लेकर के है। अब क्या किया गया है? पहले स्नैचिंग के अपराध जो था वो बेसिकली आपका चोरी के अपराध के तहत शामिल किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने स्नैचिंग के अपराध को चोरी के अपराध से बाहर करके एक नई कैटेगरी के तौर पर शामिल कर लिया है। लेकिन दोनों ही को अगर आप देखेंगे तो चोरी और स्नैचिंग दोनों के लिए जो सजा है वो 3 साल के लिए है। अब यहां पर क्या किया गया है? स्नैचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है, जहां पर सडननेस का जो एक विशेषता है, यानी कि स्नैचिंग और चोरी में क्या डिफरेंस है? चोरी में जो है एकदम से नहीं होती है, चोरी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, और जो स्नैचिंग है जैसा कि कानून में लिखा हुआ है सडनली आपसे कोई सामान जो है आपका चोरी कर लेता है, इसको स्नैचिंग की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस कानून में जैसे कि आईपीसी में अगर आप देखते हैं तो आपको धारा 377 मिलती है। अब धारा 377 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था जहां पर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। लेकिन धारा 377 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कंसेंशुअल जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। अभी भी जो नॉन कंसेंशुअल रिलेशंस थे वो डिक्रिमिनलाइज नहीं हुए थे, यानी कि अगर आप बिना किसी की सहमति के उसके साथ जो है संबंध बनाते थे तो ये अपराध के दायरे में आता था। लेकिन अब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, यानी कि नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशंस को भी अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है, और ये एक बड़ा विवाद का विषय हो सकता है। इस पर हम आगे जो है विस्तार से बात करेंगे कि धारा 377 को हटाने की वजह से क्या समस्या यहां पर पैदा हो सकती है। तो ये सबसे पहले हमने भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात की। अब यहां पर भारतीय न्याय संहिता खत्म होती है, अगली तरफ आगे बढ़ें तो अगला हमारा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि BNSS। तो भारतीय नागरिक संहिता किसको रिप्लेस करेगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगी CRPC को, जिसका पूरा नाम है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो इसमें ये जो है अगर आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो इसमें बेसिकली कानून के प्रक्रियात्मक पहलू की बात की गई है।
यानी कि कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, कानून को लागू कैसे किया जाएगा, गिरफ्तारी कैसे होगी, रिहाई कैसे होगी, जमानत कैसे मिलेगी, ये प्रावधान आपको कहां मिलेंगे? ये प्रावधान पहले आपको सीआरपीसी में मिलते थे और अब ये प्रावधान आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनकी अगर आप बात करें तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो प्रोविजन है पुलिस हिरासत का, यानी कि पुलिस कस्टडी का। पहले प्रोविजन ये हुआ करता था कि भारतीय कानून के मुताबिक पुलिस कस्टडी की जो अवधि थी वो 15 दिनों की हुआ करती थी, जो कि मुख्य तौर पर इस वजह से दी जाती थी ताकि पुलिस को उस व्यक्ति की रिमांड मिल सके और पुलिस जो है उसकी जांच कर सके। उसके बाद 15 दिनों की अवधि के बाद उसको पुलिस हिरासत से हटा करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस नए कानून के जरिए, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके जरिए पुलिस कस्टडी की अवधि को 15 दिनों से बढ़ा करके 90 दिनों तक कर दिया है। यानी कि अब कोई व्यक्ति जो है 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रह सकता है। और ये विवादित किस वजह से है? विवादित इस वजह से है क्योंकि इसकी वजह से पुलिस की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। तो उस पर भी बात करेंगे खतरनाक किस तरह से हो सकता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ा करके 90 दिनों तक का कर दिया गया है। इसके अलावा अब्सेंटी ट्रायल का प्रोविजन आपको मिलेगा, अनुपस्थिति में परीक्षण का जो है प्रोविजन आपको मिलेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है देश में मौजूद नहीं है, अगर सरकार उसको ढूंढ नहीं पा रही है, अगर कोई नहीं मिल रहा है, तो भी कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और मुकदमे के बाद उसको सजा जो है कोर्ट दे सकती है। अब आपने देखा होगा कि कई जो भारतीय अपराधी हैं, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये लोग भारत से बाहर चले गए हैं। अब इन लोगों का ट्रायल करना मुश्किल था क्योंकि ये भारत में मौजूद ही नहीं थे। तो ऐसे में प्रावधान ये लाया गया है कि भले ही कोई अपराधी जो है वो भारत में मौजूद नहीं है, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं है, इसके बावजूद भी उसको सजा दी जा सकती है, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी आरोपी के नाम पर एक से ज्यादा अपराध दर्ज हैं तो फिर उसके लिए वैधानिक जमानत यानी कि स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है। ये प्रोविजन बेसिकली जो स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविजन था, ये अंडर ट्रायल कैदियों के लिए हुआ करता था, यानी कि उन कैदियों के लिए जो बेसिकली जिनका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, जिनको सजा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पहले प्रोविजन ये हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको वो जिस अपराध के लिए उस पर ट्रायल चल रहा है, अगर उस अपराध में जितनी सजा है उस व्यक्ति ने अगर ट्रायल में रहते हुए उतनी सजा का आधी सजा पूरी कर ली है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और उस पर जो है अपराध चल रहा है और उस अपराध में उस अपराध में सजा है वो 2 साल की है। अब अगर सजा 2 साल की है और इस व्यक्ति ने अंडर ट्रायल रहते हुए जेल में 1 साल की सजा पूरी कर ली है, तो इसको जो है जमानत जो है मिल जाती थी और इस जमानत को कहा जाता था स्टैट्यूटरी बेल यानी कि वैधानिक जमानत। लेकिन अब इस जमानत के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक से ज्यादा जो है मुकदमे दर्ज हैं तो उसको स्टैट्यूटरी बेल नहीं मिल सकती है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई जो है वो पूरी तरह से 45 दिनों के भीतर हो जाएगी। यानी कि अब जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें अगर कोर्ट ट्रायल पूरा कर लेती है तो कोर्ट के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि वो 45 दिनों के भीतर अपना जो है फैसला सुनाए। इसके अलावा जब भी कोई मुकदमा है वो दर्ज होता है और उसकी पहली सुनवाई होती है तो पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर ये अनिवार्य है कि बेसिकली 60 दिनों तक जो है चार्जशीट दाखिल कर ली जाए और जो आरोप हैं वो आरोप तय कर लिए जाएं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको मिलेगा। और अगर प्रोविजंस की बात करें और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, तो जो रेप पीड़िता हैं उनकी जांच करने वाले जो चिकित्सक हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए अनिवार्य है कि वो 7 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर जो जांच अधिकारी हैं उन जांच अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रदान करें। तो ये बेसिकली टाइम बाउंड मैनर में इस पूरी जांच को, रेप की जो जांच होती है उसको पूरा करने के लिए नया प्रोविजन ऐड किया गया है। इसके अलावा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी तक भारतीय कानूनों में जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हालांकि इसका इस्तेमाल आपको 2011 के बाद से देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी तक इसको कानूनी रूप कहीं पर भी नहीं दिया गया था। अब जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर को समझने से पहले आप उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए जो है बेसिकली आप जो है आपके साथ कोई अपराध होता है, आपके जो है आपके साथ चोरी हो जाती है आपके घर में। अब चोरी हो जाती है तो नियम क्या कहते हैं?
आप उसी जगह पर बेसिकली जाके मुकदमा दर्ज करा सकते हैं जहां पर आपके साथ जो है अपराध हुआ है। लेकिन आप वहां से कहीं दूर हैं, आप अपनी जगह पर हैं ही नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर ऐसे मामले में आप किसी भी ऐसे पुलिस स्टेशन के पास जा सकते हैं जो कि आपके सबसे करीब हो, और वहां पर आप 0 एफआईआर लिखवा सकते हैं। यानी कि यहां पर ज्यूरिडिक्शन मायने नहीं रखती है, क्षेत्राधिकार मायने नहीं रखता है, इसी को कहते हैं 0 एफआईआर। और अब 0 एफआईआर को बेसिकली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नए प्रोविजन के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऐड किया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक समन का। तो इलेक्ट्रॉनिक समन का प्रोविजन ये है कि अब सरकार अब या फिर पुलिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है, और इसके लिए कागजी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको पुलिस के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो समन जो है जो कागज के तौर पर किसी व्यक्ति को पेश करे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेश कर सकती है और उसको भी वैलिड माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो कि आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये भी ब्रिटिश कालीन कानून था, जिसको रिप्लेस करने वाला है, जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसको रिप्लेस करेगा, उसको प्रतिस्थापित करेगा। और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें बेसिकली आपका साक्ष्य यानी कि जो सबूत होते हैं और जो एविडेंस होते हैं, उस एविडेंस को किस तरह से प्रोसेस किया जाए उसको लेकर के कानून वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। संसाधित किस तरह से किया जाए उससे जुड़े प्रावधान आपको मिलेंगे। अब प्रोविजंस की बात करें, विशेषताएं अगर आप देखें, तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक है। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करें, क्या क्या इसमें शामिल होगा? तो अब ईमेल रिकॉर्ड्स को, सर्वर लॉग्स को, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर जो फाइलें मौजूद हैं, वेबसाइट कंटेंट, इसके अलावा आपका डेट और लोकेशन जो है, आपके मैसेजेस जो हैं, इनको भी आपके खिलाफ एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य को यानी कि जो ओरल एविडेंस है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की अनुमति है। यानी कि अब जो है किसी व्यक्ति के जो बेसिकली रिकॉर्ड हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति के जो एविडेंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीड़िता का जो बयान जो है वो ऑडियो वीडियो माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यानी कि बेसिकली जो रेप पीड़िताएं हैं, जो दुष्कर्म की पीड़िताएं हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को बरकरार, उनकी आइडेंटिटी को बेसिकली गोपनीय रखने के लिए अब ये प्रोविजन किया गया है कि उनका जो बयान है उनको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, उनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उनके बयान को सीधे ऑडियो या फिर वीडियो के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर आपको और मिलेगा कि केवल महिला पुलिस अधिकारी ही यहां पर बयान दर्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई रेप पीड़िता बच्ची है या फिर महिला है तो फिर उसका जो बयान रिकॉर्ड होगा वो केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती है, और वो भी तब किया जा सकता है जब जो पीड़िता है उसका कोई एक संबंधी, कोई परिवारजन, कोई रिलेटिव वहां पर मौजूद हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार आलोचनाओं की भी बात कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं, किस आधार पर हो रहा है। तो क्रिटिसिज्म अगर आप देखें, सबसे पहले तो पुलिस हिरासत जो है उसकी अवधि को जो विस्तारित किया गया उसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। हमने देखा पहले ये अवधि 15 दिनों की हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है। अब इसका नकारात्मक पहलू क्या है? तो इसका नकारात्मक पहलू यह है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति पर दबाव बनाती है कि वो अपने जो अपराध है उसको स्वीकार कर ले। अब पहले 15 दिन का पीरियड हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस के पास 90 दिन की अवधि है इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। तो आप सोच करके देखिए कि पुलिस अपनी शक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। तो वो एक बड़ा चैलेंज यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनको भी विस्तारित कर दिया गया है। हमने पहले ही देखा कि हमारे देश में आतंकवाद को लेकर के पहले से यूपा मौजूद है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मौजूद है, और अब इसको भारतीय न्याय संहिता में भी शामिल कर लिया गया है। तो अब ये पुलिस अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो यूपा का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर भारतीय न्याय संहिता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इससे जो है बेसिकली आपके जो पीड़ित लोग, बेसिकली आपके जो जिसके ऊपर जो अपराधी है या जो अक्यूज है उसको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस पूरी विवेकाधीन शक्ति की वजह से। क्योंकि जब आप बात करते हैं आपराधिक कानून बनाने की, तो जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि आपराधिक कानून जितने ज्यादा प्रिसाइज होंगे, जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, न्याय उतना बेहतर होगा। लेकिन यहां पर जो है स्पष्टता की कमी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी।
और स्पष्टता की कमी की जब बात आती है तो कुछ शब्दों को भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। कुछ शब्दों की जो परिभाषा है वो आपको सही तौर पर यहाँ पर नहीं मिलेगी। जैसे कि आतंकवाद है, आतंकवाद की सही परिभाषा आपको नहीं मिलेगी कि आतंकवाद में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। बहुत वेग चीजें यहाँ पर रखी गई हैं जिसका इस्तेमाल अनुचित तरीके से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से किया जा सकता है। इसके अलावा संगठित अपराध जो है उसको भी बहुत एक्सटेंसिवली डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। भारत इसमें एक प्रोविजन है कि बेसिकली आपके ऊपर अगर आप जो है अगर आप ऐसी कोई भी गतिविधि करते हैं जो कि भारत की संप्रभुता पर खतरा डालती है तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ये जो प्रोविजन है सरकार ने ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन सी चीजें भारत की संप्रभुता को खतरा डालेंगी। अब अगर ये डिफाइन नहीं है तो फिर इसका तो किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर सरकार तो कह सकती है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो भारत की संप्रभुता पर खतरा पैदा कर सकती है, भारत की यूनिटी पर, भारत के एकीकरण पर खतरा पैदा कर सकती है। तो इसको मिसयूज करने की जो संभावना है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हमने पहले बात की थी धारा 377 के बारे में जो कि आईपीसी में मौजूद थी। अब इसका गलत इस्तेमाल, अब इसका नकारात्मक पहलू क्या है, इसको क्या किया है सरकार ने, पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। लेकिन हमने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था धारा 377 को लेकर के, उसमें केवल कंसेंशुअल एक्टिविटीज को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। जो नॉन कंसेंशुअल एक्टिविटीज, जो बेसिकली जबरन यौन संबंध बनाने की जो गतिविधि थी उसको बेसिकली तब भी अपराध के दायरे में रखा गया था। और होता क्या था, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, तो जब किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ अपराध होता था, जब किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ गलत तरीके से यौन संबंध बनाए जाते थे, उसका रेप होता था, या फिर किसी पुरुष के साथ इस तरह की सिचुएशन आती थी, तो फिर वहां पर धारा 377 का इस्तेमाल जो है पुलिस विभाग द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि धारा 377 तो समाप्त हो गई है और रेप को लेकर के जो प्रोविजंस है उसमें स्पेसिफिकली विमेंस के लिए प्रोविजन किए गए हैं, महिलाओं के लिए प्रोविजन आपको मिलेंगे, तो पुरुषों के लिए कोई भी प्रोविजन आपको जो है भारतीय न्याय संहिता में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है, अगर किसी जो है पुरुष के खिलाफ जो है यौन अपराध होता है, तो फिर उसको अब कैसे डील किया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का जरूर कहना है, जैसे कि कई ऑफिशियल्स ने बयान दिया है, कि अभी भारतीय न्याय संहिता में सरकार जो है, संसद जो है वो बदलाव ला सकती है, और इस बदलाव में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं और पुरुषों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं, उन यौन अपराधों को रोकने के लिए नए प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं, जिसमें नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को जो है उसमें आपको जो है प्रोविजन देखने को मिल सकता है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि धारा 377 को हटाने से क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। तो हमने आलोचना की भी बात कर ली है, अब यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अपने एक करंट अफेयर के सवाल की। तो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब क्या है ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। जो तमाम कानून हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।